हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डाइजेशन। हम डाइजेशन को कंप्लीट कर चुके थे और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो। क्लियर? अगर आपको जो मैं लिखता हूँ वो छोटा दिखे तो मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल मोड पे रख ले, आपको अक्षर जो है वो बड़े दिखाई देंगे। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं अवशोषण के बारे में, यानी कि एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। तो हमने डाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था, अब पढ़ने वाले अवशोषण। देखिए अवशोषण क्या होता है वो। तो हमने जो भी भोजन के घटक लिए थे, लाइक हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था। अब अवशोषण क्या होता है समझना। हमने लिया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा हमने क्या लिया था, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो हमने जो डाइट लिया था ये सब किसमें थे, हमारे फूड में थे। हमने जो भोजन लिया था, हमने जो डाइट ली थी, उस भोजन में क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें उस भोजन में थी। अब हमने उस भोजन को अंदर लिया और हमारे माउथ एंड स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डोडिनम, जेजुनम, इन सब में उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड। और डाइजेस्टिव फ्लूइड कौन निकाल रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एक तो है एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पर ये सारी क्रियाएं हो रही है, और कुछ एसेसरी ऑर्गन होते हैं, पैनक्रियाज, लिवर, वो सब क्या करते हैं, अपने अपने लिक्विड को निकालते हैं और वो उस फूड पर वर्क करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने भोजन में हमने जो भोजन लिया था, जो डाइट हमने ली थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, ये सारे कंपोनेंट है उस भोजन में। अब उस भोजन को हम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड, यानी कि पाचक रसों की सहायता से हमें इस भोजन का क्या करना है, पाचन करना है। तो हमने इस भोजन का पाचन किया। तो पाचन करने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट था उसको हमने किस में चेंज किया था, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो स्टार्च, 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया था। फिर माल्टोज को माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था। तो कार्बोहाइड्रेट को फाइनली हमने किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज में तोड़ दिया। इसको हमने तोड़ दिया किसमें, ग्लूकोज में तोड़ दिया। और जो प्रोटीन था उसको हमने किस में तोड़ दिया, प्रोटीन को हमने किस में तोड़ दिया, प्रोटीन को हमने तोड़ दिया अमीनो एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कौन कौन से थे, एक तो टाइमिन, कौन सा था, टाइमिन, जो बसल कैविटी में इसका डाइजेशन होता है 30% स्टार्च का। टाइमिन के अलावा कौन है, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। इस टाइमिन को अपन क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो किसके द्वारा हो गया था, टाइमिन यानी कि सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा, और पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। ये दो एंजाइम जो थे जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया था उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। वो पार्टिकल कौन से, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में टूट गया, ग्लूकोज में टूट गया, यानी कि स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ दिया। ये प्रोसेस कैसे हुआ, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया, फिर माल्टोज को माल्टेज ने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। समझ रहे बात को मेरी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ने कौन सा स्टार्च लिया, जो स्टार्च था यहाँ पर पाचन कैसे हुआ, देखो जो स्टार्च था वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज में। स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज में। ठीक है, अब ये माल्टोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, माल्टोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, यानी कि ग्लूकोज की 2 यूनिट में। तो इस प्रकार से किसका डाइजेशन हुआ है, स्टार्च का। और स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च का माल्टोज में, स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्ट किसके द्वारा हो रहा है, टायरिन के द्वारा।
जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। टायरिन के द्वारा कितना परसेंट होता है? 30%। कहाँ पर होता है? माउथ में। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। बाकी 70% किसके द्वारा होगा? पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज किसके द्वारा होगा? पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज। और ये पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज है, तो पैनक्रियास से जो जूस निकल रहा है वो कहाँ पर आएगा? ड्यूओडेनम में। समझ रहे हो ना? ये क्या है? ड्यूओडेनम थी, और इधर बिटवीन द आर्म ऑफ ड्यूओडेनम पैनक्रियास लगा हुआ है। अब यहाँ से पैनक्रिएटिक जूस निकल रहा है। अब यहाँ पर लीवर लगा हुआ था, और यहाँ से क्या निकल रहा है? बायो जूस निकल रहा है। तो ये जो क्रिया हो रही है पैनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज द्वारा, वो कहाँ पर हो रही है? ड्यूओडेनम में हो रही है। समझ पा रहे हो? चलिए, तो ये समझ में आ गया। ग्लूकोज को, स्टार्च को टायरिन ने माल्टोज में कन्वर्ट किया। माल्टोज को कौन से एंजाइम ने? माल्टेज ने। माल्टेज जो एंजाइम है उसने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ये जो माल्टेज होता है वो किसके द्वारा होता है? सक्कस एंटेरिकस को होता है। सक्कस एंटेरिकस किसके द्वारा? सक्कस एंटेरिकस। और सक्कस एंटेरिकस कौन रिलीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है, उसका जो जूस होता है उसको हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। समझ रहे हो बात को मेरी? तो हमने जो भोजन दिया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। स्मॉलेस्ट यूनिट थी ग्लूकोज, ठीक है। अब जो प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट किया? एमिनो एसिड में। समझ रहे हो? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया? एमिनो एसिड में। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले कौन कौन से एंजाइम? अगर प्रोटीन की बात करूं तो उसको डाइजेस्ट करने वाले पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, वो सारे प्रोटीन को पचाने वाले। तो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम की हम बात करें, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम की यहाँ पे हम क्या करें? तो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन कौन से? एक तो रेनिन, सॉरी दुग्ध प्रोटीन को पचाएगा रेनिन नहीं, पेप्सिन। पहला कौन सा है? पेप्सिन। दूसरा ट्रिप्सिन। तीसरा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। और चौथा कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। क्लियर? ये चारों एंजाइम मिलकर किसको पचा रहे? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहे हैं। ये चारों एंजाइम जो होते हैं उसमें से पेप्सिन जो होता है वो स्टमक में होता है रिलीज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये तीनों जो होते हैं वो पैनक्रिएटिक जूस में होते हैं, यानी कि कहाँ पर होते हैं? ड्यूओडेनम में। समझ में आ रही है बात? ये तीनों कहाँ पर होंगे? ड्यूओडेनम में। ये कहाँ पर होगा? आमाशय में। और एक होता है रेनिन, वो दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। दुग्ध प्रोटीन कैसीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पैराकैसिन में। और फिर उस पर किसकी रिएक्शन करवाई थी? कैल्शियम की, और वो किस में कन्वर्ट हुआ था? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ये चारों एंजाइम किसको पचा रहे हैं? प्रोटीन को। प्रोटीन को फाइनल प्रोडक्ट किस में तोड़ दिया? एमिनो एसिड में। यानी कि प्रोटीन जो होता है उसका फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? ग्लूकोज। क्लियर? अब बात करते हैं फेट। तो फेट को किस पे कन्वर्ट कर दिया था? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। किस में कन्वर्ट किया था? फैटी एसिड सॉरी एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हमने जो भोजन लिया था उस भोजन में जो कंपोनेंट थे, अब ये सारे कंपोनेंट कैसे हैं? हार्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ये सारे कंपोनेंट कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल फॉर्म में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड इट कॉल्ड डाइजेशन। तो ये तो हुआ डाइजेशन। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अब ये सिंपल जो कंपाउंड बना है आपका, जितने भी हमने लिए थे फूड पार्टिकल, वो किसमें? सिंपल में कन्वर्ट हुए। तो अब ये जो होते हैं वो ब्लड, अब ये कहाँ पर है? इंटेस्टाइन में। तो अब वहां से फिर ब्लड और लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे, यानी कि उनके द्वारा क्या किया जाएगा? अवशोषण किया जाएगा इनका, यानी कि कहाँ पर स्थानांतरित होंगे? अब ये जो सिंपल प्रोडक्ट बने हैं तीनों, यानी कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड
एंड फैटी एसिड, इन तीनों की हम बात करें, अब ये क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, कहां पर, ट्रांसफर, ये ट्रांसफर होंगे कहां पर, या तो ब्लड में जाएंगे, अब ब्लड या लिम्फ, ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ में ये ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर यहां से कहां पर जाएंगे, सेल को जाएंगे, अब वो सेल को मिलेगा, ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है, और ब्लड के जरिए कहां पर पहुंचेंगे, सेल में पहुंचेंगे, और सेल फिर इनका यूज करेगी, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का, और सेल में क्या होगा, एनर्जी यूज, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, तो एनर्जी ट्रांसफर होगी, फॉर्मेशन तो होता नहीं, एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, फूड की एनर्जी, और सेल वर्क करेगी, समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पर अवशोषण का मतलब क्या होता है कि जो पचित पोषक पदार्थ है उनका स्थानांतरण किसमें, रक्त में या लिम्फ में। तो अवशोषण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पचित पोषक पदार्थ, पचित पोषक पदार्थों का, पचित पोषक पदार्थों का आंत्र से, कहां से, आंत्र से, यानी कि आंत्र में था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में था, तो पचित पोषक पदार्थों का आंत्र से रक्त या लिम्फ में स्थानांतरण, रक्त या लिम्फ में स्थानांतरण, उनका उसमें ट्रांसफर होना, स्थानांतरण, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण। वो स्थानांतरण क्यों जरूरी है, क्योंकि जब ये जो सिंपल कंपोनेंट है फूड के, वो ट्रांसफर होकर ब्लड में जाएंगे और ब्लड सर्कुलेट होते हुए सेल तक जाएगा, तो फाइनल हमने जो प्रोडक्ट बनाया है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो फाइनल प्रोडक्ट कहाँ तक ले जाना है, सेल तक ले जाना है, और सेल तक कौन ले जाएगा, ब्लड ले जाएगा या लिम्फ ले जाएगा। यही कारण होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है, समझ पा रहे हो एब्जॉर्प्शन क्यों हुआ, डाइजेस्ट तो कर लिया, फूड पड़ा हुआ इंटेस्टाइन में, क्या करोगे डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट का, जो पोषक पचित पोषक पदार्थ है जो इंटेस्टाइन में है अभी, तो वहां पर इंटेस्टाइन में काम खत्म नहीं हुआ, इंटेस्टाइन में तो है ही, अब उनको आगे सेल तक पहुंचाना है, तो सेल तक कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा, सेल तक कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा, और ब्लड कैसे कब पहुंचाएगा, जब वो उसका एब्जॉर्प्शन करेगा, यानी कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट है फूड का, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये जितने भी फाइनल प्रोडक्ट है वो सारे फाइनल प्रोडक्ट है ब्लड क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ब्लड उसका क्या करेगी, अवशोषण करेगी, और अवशोषण करने के बाद क्या होगी, ब्लड वो होगा, वो परिवहित होगा, सर्कुलेट होगा, कहाँ तक, सेल तक जाएगा, और उस जो पचित पोषक पदार्थ है वो सेल को देगा और सेल उसे कंज्यूम करेगा, और उसका यूज करके क्या करेगी, सेल ग्रोथ करेगी, वर्क करेगी। क्लियर आते, चलिए तो अब शुरू करते हैं। अवशोषण कितने प्रकार का होता है, तो अवशोषण की बात करें तो 2 प्रकार का होता है, पचित पोषक पदार्थों का आंत से रक्त या लिम्फ में स्थानांतरण, इसको अपन क्या बोलते हैं, अवशोषण। तो 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा ध्यान दो, 2 प्रकार है। पहला जो प्रकार है वो है सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सक्रिय अवशोषण, पहला कौन सा है, सक्रिय अवशोषण, और दूसरा होता है निष्क्रिय, पैसिव, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन, 2 टाइप का यहाँ पर होता है। अगर एक्टिव की बात करें, सक्रिय अवशोषण, तो ये जो होता है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, इट मीन की लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। इसके बात करें तो कहाँ से कहाँ की ओर होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, कहाँ से कहाँ की ओर होगा, निम्न सांद्रता से कहाँ की ओर, उच्च सांद्रता की ओर, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसका स्थानांतरण होता है। जहां पर कम सांद्रता है, यानी कि ये बहुत कम सांद्रता है, वहां से वो किस तरफ जाएगा, उच्च सांद्रता की ओर, जहां पर सांद्रता अधिक है, कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगा, उसको हम बोलते हैं सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण यानी कि ये कहाँ पर हो रहा है, सांद्रता प्रवणता के खिलाफ, यानी कि सांद्रता निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है, यानी कि सांद्रता जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, सांद्रता प्रवणता उसके खिलाफ काम होता है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध,
सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध। तो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होने वाला अवशोषण क्या कहलाएगा? सक्रिय अवशोषण। या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो अवशोषण होता है उसको हम बोलते हैं सक्रिय अवशोषण। समझ लो ना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है वो सक्रिय अवशोषण जो होता है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता, यानी कि इसमें एनर्जी जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी के बिना ये नहीं होता है, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी खर्च होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो सक्रिय अवशोषण में क्या होगा? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होगा। और ये जो सांद्रता प्रवणता होती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उसके अगेंस्ट होता है और इसमें एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम होती है, ऊर्जा की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये होता है सक्रिय अवशोषण। अगर हम सक्रिय अवशोषण की बात करें तो इसके द्वारा एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड और इलेक्ट्रोलाइट इनका अवशोषण होता है। किनका अवशोषण होता है इसके द्वारा? तो हम एग्जाम्पल की बात करें तो किसका होगा? एमिनो एसिड, एमाइनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है? एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। साथ में मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, वो भी कौन सा मोनोसैकेराइड है? ग्लूकोज। ठीक है, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। और साथ में यहाँ पर किसका होगा? इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? सोडियम, Na+। अब इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है? एक्टिव होता है। इट मीन कि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी। क्लियर? यानी कि अगर हमारे फूड में जो एमिनो एसिड है, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज है और इलेक्ट्रोलाइट है, उनका जब एब्जॉर्प्शन होगा तो वहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी का यूज होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर जो अवशोषण हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है। यानी कि जहाँ पर सांद्रता कम है वहाँ से वो अधिक की तरफ जा रहा है। तो कम से अधिक की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली पुश करना पड़ेगा, जबरदस्ती खींचना पड़ेगा, तो एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सक्रिय अवशोषण में क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर यहाँ तक? अब दूसरा हम बात करते हैं निष्क्रिय अवशोषण। इसका दूसरा निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय अवशोषण। तो जब हम पैसिव की बात करते हैं, निष्क्रिय अवशोषण की बात करते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ होगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा। यानी कि इसमें पचित पोषक जो होता है उनका अवशोषण कहाँ से कहाँ होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि वेग प्रवणता के अनुसार होता है। सांद्रता प्रवणता, सॉरी, उच्च सांद्रता से किस ओर होगा? निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि जहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, जहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से किस तरफ जाएगा? ये कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर इनका अवशोषण होगा। क्लियर? यानी कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार, सांद्रता प्रवणता के अनुसार उसके अगेंस्ट नहीं होगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा, सांद्रता प्रवणता के अनुसार। और इसमें क्या होगा? इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो इसमें क्या होगा? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। ठीक है, एनर्जी की आवश्यकता, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है निष्क्रिय अवशोषण की। तो निष्क्रिय अवशोषण में हम देख रहे हैं इसका जो उदाहरण है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके दो एग्जाम्पल है। पहला कौन सा हो जाएगा इसमें? परासरण, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, परासरण। और परासरण के द्वारा किसका अवशोषण होगा? वाटर का, H2O का, जल का। तो जल का अवशोषण होगा वो किसके द्वारा होगा? परासरण के द्वारा। और दूसरा है विसरण,
डिफ्यूजन। दूसरा कौन सा है? विसरण, परासरण और विसरण। तो परासरण के विसरण की बात करें, विसरण जो होता है फिर से टू टाइप का है। विसरण जो होता है फिर से कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है विसरण जो होता है। एक तो है सिंपल डिफ्यूजन, सरल, और दूसरा सुसाध्य, सिंपल एंड फैसिलिटेटिव। पहला कौन सा है? सिंपल, सिंपल यानी कि सरल विसरण, ठीक है। और दूसरा जो होता है फैसिलिटेटिव, ओके, फैसिलिटेटेड यानी कि सुसाध्य विसरण, सुसाध्य विसरण, सरल विसरण और सुसाध्य विसरण। देखिए इन दोनों में फर्क क्या होगा। तो अगर सक्रिय अवशोषण की बात करें तो कहां से कहां, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है। किसका होता है सक्रिय अवशोषण? एमाइनो एसिड, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट Na+ का अवशोषण जो होता है वो सक्रिय होता है। निष्क्रिय अवशोषण कैसा होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, और कैसा होता है? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, और सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही होता है। इसके दो प्रोसेस है, एक तो कौन सा? परासरण, और दूसरा विसरण के द्वारा। फिर विसरण के दो प्रोसेस है, कौन कौन से? सिंपल और दूसरा फैसिलिटेटेड। अब इनका मतलब क्या देखो, फैसिलिटेटेड यानी कि सुसाध्य विसरण। सिंपल में क्या होता है ध्यान देना, यानी कि अवशोषण तो उच्च से निम्न ही हो रहा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की। लेकिन सिंपल में क्या होता है? अकेले अकेले तो अकेले विसरित होते हैं, जो अणु होते हैं वो अकेले विसरित होते हैं। अकेले विसरित जो अणु होते हैं कैसे होते हैं? अकेले विसरित होते हैं, यानी कि वो किसी की हेल्प से विसरित नहीं होते, वो अकेले विसरित होते हैं। और जो सुसाध्य विसरण है, ध्यान देना, सुसाध्य विसरण उसमें जो होता है, अगर इसकी बात करें सुसाध्य विसरण की, तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन, वाहक प्रोटीन की सहायता से इनका विसरण होता है। वाहक प्रोटीन की सहायता से विसरण। इसमें क्या करते हैं? प्रोटीन कैरी करके साथ, वाहक प्रोटीन होते हैं। वाहक प्रोटीन क्या होते हैं? चैनल। अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, और इसमें क्या होते हैं? चैनल होते हैं। तो इसमें चैनल के जरिए, जो चैनल होते हैं उसके जरिए अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके जरिए अगर विसरण की क्रिया हो रही है, मतलब चैनल बने होते हैं। अगर हम मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो यहाँ पर बीच में ये चैनल बने होते हैं। अब अगर यहां से यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो ये अब यहाँ पर देखिए हायर कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लो, लेकिन ये बीच में क्या है? वाहक प्रोटीन है, जिसको हम बोलते हैं चैनल। वाहक प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं? चैनल। तो वाहक प्रोटीन का यूज होता है, जिसको कौन सा परिवहन बोलते हैं? सुसाध्य परिवहन के, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और अगर अकेले वो अकेले जा रहे हैं, जिसको आप क्या बोलोगे? किस प्रकार का बोलोगे उसको आप बोलोगे सिंपल, सरल प्रकार का अवशोषण। समझ लो ना। तो अब हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन में कौन कौन से आते हैं। तो उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन। अगर सिंपल की बात करें, उसके एग्जांपल की सिंपल सरल विसरण के द्वारा, सिंपल इसके एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं सरल विसरण। तो सरल विसरण की द्वारा जिनका एब्जॉर्प्शन होता है वो उसमें पहला है मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड में कौन सा? ग्लूकोज। सम अमाउंट में, कुछ मात्रा में ग्लूकोज, इसका अमीनो एसिड, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट। अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसके अलावा किसका होगा? अमीनो एसिड, विटामिन, और इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा होगा? Cl-।
Cl माइनस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो किसके द्वारा होगा, सरल विसरण के द्वारा। तो बेटा देखो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसके जरिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये जो अवशोषण हो रहा है, इसको हम बोलेंगे सरल विसरण। इसको आप क्या बोलोगे, सरल विसरण। और एक प्रोटीन, बीच में एक वाहक प्रोटीन है और उसके द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, सुसाध्य, यानी कि फैसिलिटेटेड, सुसाध्य। ये कहलाएगा सुसाध्य विसरण। और परासरण में क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो जल होता है, फिर जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के जल का जो विसरण होता है उसको हम कहते हैं परासरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के जल का विसरण वो क्या कहलाएगा, परासरण। ठीक है। अब अगर बात करते हैं कौन सा, फैसिलिटेट, यानी कि दूसरे प्रकार का कौन सा था, फैसिलिटेट यानी कि सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेट सुसाध्य विसरण। तो सुसाध्य वितरण की तरह कुछ एमिनो एसिड, सम अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड, कुछ एमिनो एसिड है उनका जो अवशोषण होता है वो सुसाध्य होता है। ठीक है। कुछ एमिनो एसिड के अलावा जो होता है वो ग्लूकोज, इनका ग्लूकोज और कुछ एमिनो एसिड उनका जो अवशोषण होता है वो कैसा होता है, सुसाध्य और सरल विसरण। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अवशोषण टू टाइप का होता है, कौन सा, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय की बात करें तो वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, निष्क्रिय की बात करें तो उच्च से निम्न की ओर। सक्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निष्क्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। फिर अगेन ये टू टाइप का है, कौन सा, सरल और सुसाध्य। सरल में क्या होता है, कोई वाहक प्रोटीन नहीं होता है, अकेले ही उनका अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है, वाहक प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन वाहक होता है जो उसको परिवहित करता है, उसको विसरित करता है, उसी को हम बोलते हैं सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये बहुत सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन। इसको हमने बोला डिफ्यूजन विसरण को, और परासरण उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑस्मोसिस। तो परासरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के जल का जो परिवहन होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, उसी को आप क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं फैटी एसिड का अवशोषण, यानी कि वसा का अवशोषण, लिपिड का है ना, लिपिड का अवशोषण। नेक्स्ट हम बात करने वाले लिपिड का अवशोषण। देखिए लिपिड का जो अवशोषण होता है वो कुछ अलग प्रकार से होता है, लिपिड का अवशोषण। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि ऑयल होता है जो, वो अगर ऑयल का जो दाग होता है वो पानी के साथ निकलता नहीं है, क्योंकि ऑयल जो होता है वाटर मीडिएटेड, जो वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए वो उसको, यानी कि कपड़े पे अगर तेल का दाग लगा हुआ है तो उसको वाटर निकाल नहीं पाता है। तो अगर हमारे पास ये ऑयल ड्रॉप है सपोज, ठीक है, ये ऑयल ड्रॉप, तो वो क्या करता है, वाटर इसके साथ, इसको वाटर जो होता है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो अब हम ये ऑयल ड्रॉप को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का। किसका यूज करते हैं हम, डिटर्जेंट का। अब डिटर्जेंट जो होता है वो इस ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ कितने, दो पार्ट बना देती है, दो लेयर होती है। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए, वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, तो उसके दो पार्ट होते हैं। उसमें से ये वाला पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट, वो किसके साथ जुड़ता है, वाटर के साथ कनेक्ट होता है। बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, चारों तरफ से वाटर में इसको कवर कर लिया। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो आउटर पार्ट है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर में वो सॉल्युबल होता है, या आउटर पार्ट होता है। अभी अंदर ऑयल है, और इनर पार्ट जो है, ये इनर पार्ट है वो किससे अटैच हो रहा है, ऑयल से अटैच हो रहा है। इनर पार्ट किससे अटैच हो रहा है, ऑयल से अटैच हो रहा है। तो इनर पार्ट तो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, वो तो वाटर में सॉल्युबल भी है, लेकिन आउटर पार्ट जो है वाटर से कंबाइन हो रहा है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, यानी कि जल में सॉल्युबल है, वाटर में। ठीक है, ये एयर की ड्रॉप है सपोज,
ये एयर की ड्रॉप है, सॉरी ऑयल की ड्रॉप है। अब ये वाटर से रिएक्शन नहीं कर रही है, तो हमने साथ में डिटर्जेंट लगा दिया। अब डिटर्जेंट क्या करेगा, इसके चारों तरफ, डिटर्जेंट के दो पार्ट होते हैं। डिटर्जेंट जो होता है ना, डिटर्जेंट उसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें उसमें दो पार्ट होते हैं ऐसे, एक हेड होता है, टेल होती है। अब हेड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो वाटर, और फिलिक का मतलब क्या होता है, टू लव, यानी कि वो उससे स्नेह है, उसको प्यार है, तो उसमें क्या हो जाएगा, डिजोल्व होता है। यानी कि हेड वाला पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी उसको पानी से स्नेह है, जल से प्यार है, तो उस पर घुल जाएगा। दूसरा पार्ट कौन सा है, टेल पार्ट है। टेल पार्ट देख लो, टेल पार्ट, ये जो पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, जहां पर अगेन हाइड्रो बिटवीन वाटर, फॉबिक बिटवीन व्हाट, फॉबिक बिटवीन फियर, फियर मतलब क्या, डर होगा, तो वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समझ लो। तो अब लिपिड के चारों ओर, लिपिड जो है उसके चारों ओर ये इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा, डिटर्जेंट जो होता है वो, ये देखिए डिटर्जेंट ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब ये डिटर्जेंट में ये वाला पार्ट जो था वो कैसा था, हेड पार्ट है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, अंदर वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है। तो अब उस ऑयल की ड्रॉप को चारों तरफ से किसने कवर कर लिया, हाइड्रोफिलिक पार्ट ने। तब ऑयल की ड्रॉप इजीली पानी में आ जाएगी ना, अब वाटर के साथ जो दाग है वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मेशन होता है, इसका ये जो निर्माण हुआ उसको हम कहते हैं मिसाइल, इसको क्या बोलते हैं, मिसाइल बोलते हैं, समझ पा रहे हो, इसको आप क्या बोलोगे, मिसाइल बोलोगे, मिसाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं लिपिड के अवशोषण की, बड़ा ध्यान से समझना, लिपिड के अवशोषण की बात करें तो कुछ लिपिड होते हैं जैसे कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड देन फैटी एसिड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मोनोसेकेराइड, सॉरी मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड नहीं, सॉरी मोनोग्लिसराइड, क्योंकि फैटी एसिड का डाइजेशन किसमें होता है, मोनोग्लिसराइड में, और डाइग्लिसराइड, लिपिड का डाइजेशन मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो इन सब का सीधा अवशोषण नहीं हो पाता है, इन सब का क्या होता है, सीधा अवशोषण नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जल में अविलय होते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सीधा अवशोषण नहीं, सीधा अवशोषण इन सब का नहीं होता है, सीधा अवशोषण नहीं होता है। उसके पीछे का कारण क्या है, जल में अविलय, जैसे कि ऊपर वाला बताया मैंने आपको, जल में अविलय। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर डिटर्जेंट यूज किया, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बाइल सॉल्ट, पित्त लवण, जो बाइल साल्ट होते हैं ना उसका यूज करते हैं। और बाइल साल्ट इसको क्या करता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, बाइल साल्ट का यूज करके वो उसको क्या करता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, पानी में घुलन की। तो बाइल साल्ट जो होता है वो क्या करता है, इन सबको छोटी छोटी जल विलय गोलिकाओं में तोड़ देता है, जल विलय गोलिकाओं यानी ग्लोब्यूल, गोलिकाओं में तोड़ना। तो छोटी छोटी गोलिकाओं में क्या कर देते हैं, तोड़ देता है, जो कि वाटर में कैसी होती है, सॉल्युबल होती है, और उनको हम बोलते हैं मिसाइल। उसको हम क्या बोलते हैं, मिसाइल, जैसे यहाँ पर बना था इसको हम बोलते हैं मिसाइल। अब ये मिसाइल जो होता है उसको प्रोटीन से कवर किया जाता है, एक बार फिर मिसाइल को फिर अगेन क्या किया जाएगा, प्रोटीन से आवृत किया जाएगा, कवर किया जाएगा प्रोटीन से, इसको प्रोटीन से आवृत किया जाता है। अब प्रोटीन से आवृत हो जाने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन, इट कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन जो होगा वो कहाँ पर, लैक्टियल लिम्फ, लैक्टियल में, यानी कि लैक्टियल ये कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड या फिर लिम्फ में। अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा,
समझ में आई बात? फैटी एसिड कैसे एब्जॉर्ब होता है, लिपिड मतलब कि लिपिड का जो अवशोषण होता है, लिपिड यानी कौन कौन से, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड, इनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है क्योंकि ये जल में अविलय होते हैं। इसीलिए बाइल जूस जो होता है वो पहले उनको छोटी छोटी जल विलय गोलिकाओं में तोड़ देता है। जैसे कि फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर हम बात करें तो फैट का हमने बड़ा मॉलिक्यूल है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसको क्या कहते हैं, बाइल साल्ट जो होते हैं वो छोटे बाइल साल्ट को कवर कर लेगा एज इट इज, जैसे इसने किया वैसे, और बाइल साल्ट इसको कवर कर देगा, तो बाइल साल्ट कवर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से वाटर मेडिएटेड एंजाइम होते हैं जो उस पर रिएक्शन करते हैं, तो अब इसको ये छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देगा ऐसे। तो अब जो वाटर मेडिएटेड एंजाइम है वो इस पर रिएक्शन कर पाएंगे और इसका डाइजेशन हो पाएगा। तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड ये जल सीधा अवशोषण नहीं होता है क्योंकि जल में अविलय होते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, बाइल साल्ट द्वारा उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं मिसेली। फिर मिसेली को प्रोटीन से कवर किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, और फिर काइलोमाइक्रोन का ब्लड या लिम्फ में एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो लिपिड यानी कि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड उनका एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है, काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में। क्लियर यहां तक? अब मुख गुहा में अवशोषण एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। मुख गुहा में अवशोषण किस किस का होता है उसके बारे में। मुख गुहा में अवशोषण, तो अगर मुख गुहा की बात करें बकल कैविटी में, तो उसमें तो कुछ ड्रग्स होते हैं उनका अवशोषण होता है, ड्रग्स का, ठीक है, किसका अवशोषण होता है, ड्रग्स का। कुछ दवाइयाँ होती है उनका अवशोषण होता है मुख गुहा में, कुछ दवाइयों का, वो भी कहाँ पर, जो उसकी म्यूकोसा होती है, कहाँ पर, म्यूकोसा में, म्यूकोसा में, जो टंग की जो म्यूकोसा होती है उसमें जो इसका जो होता है ड्रग्स का वो अवशोषण होता है। ये लोअर साइड ऑफ टंग, लोअर साइड ऑफ टंग, लोअर साइड ऑफ टंग। तो किसका अवशोषण होगा, ड्रग्स का, मुख गुहा में। दूसरा हम पढ़ते हैं आमाशय में अवशोषण, स्टमक में। आमाशय में किन किन का अवशोषण होगा, तो स्टमक की बात करें, आमाशय की बात करें, तो आमाशय जो होता है उसमें वाटर और कुछ सिंपल शुगर और अल्कोहल का अवशोषण होता है। वाटर, सिंपल शुगर, कुछ सिंपल शुगर्स होते हैं, वाटर, सिंपल शुगर, और खास करके सबसे महत्वपूर्ण अल्कोहल। अल्कोहल ये इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का अवशोषण कहाँ पर होता है, वाटर में, सॉरी अल्कोहल का अवशोषण कहाँ पर होता है, आमाशय में। इसके बाद हम बात करते हैं छोटी आंत में अवशोषण। छोटी आंत में अवशोषण, तो छोटी आंत की हम बात करें, इसमें किस किस का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण अवशोषण, यानी जहाँ पर मुख्य रूप से अवशोषण यही पर होता है, मुख्य अवशोषण अंग, प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन ऑर्गन, मुख्य अवशोषण अंग। तो मुख्य रूप से अवशोषण जो मुख्य अवशोषण अंग होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, बहुत सारे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड सबका अवशोषण यहीं पर होता है। तो अवशोषण किस किस का होता है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, इसका इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इन सब का अवशोषण जो होता है वो कहाँ पर होता है, यहीं पर। इससे इन सब का अवशोषण यहाँ पर होता है, एमिनो एसिड वगैरह सबका। अब बात करते हैं बड़ी आंत में अवशोषण। बड़ी आंत में अवशोषण,
तो देखिए मुख में किसका अवशोषण हुआ था, मुख की बात करें तो मुख्य रूप से किसका, ड्रग्स का अवशोषण हुआ था। छोटी आत्मोष्ण की आमाशय में किसका होता है, H2 और सिंपल शुगर और अल्कोहल का। छोटी आत्मोष्ण की बात करें तो मुख्य अवशोषण अंग है और इसमें ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ था। अब बात करते हैं बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन किस किस का होता है वो। तो बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो बड़ी आंत में कौन कौन से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो कुछ ड्रग्स होती है, कुछ दवाइयाँ और साथ में वाटर और कुछ मिनरल्स, कुछ खनिज दवाइयाँ, कुछ खनिज, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो मुख गुहा में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग्स का, मोस्ट ऑफ किसका होता है, ड्रग्स का होता है। और आमाशय में अवशोषण किसका होता है, वाटर का, कुछ सरल शर्कराएं होती है, सिंपल शुगर होती है उनका, और अल्कोहल का होता है। छोटी आंत में किसका होता है, मुख्य अवशोषण अंग है, उसमें ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट और फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल, फ्रक्टोज एंड ग्लिसरॉल, इन सब का अवशोषण कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। और बड़ी आंत में मुख्य रूप से किसका होता है, बड़ी आंत की बात करें तो ड्रग्स का और H2 वाटर का और कुछ खनिज लवण जो होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, परासरण के द्वारा। क्लियर। तो ये था अवशोषण पूरा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अवशोषण को पूरा। अगर हम अवशोषण की बात करें तो अवशोषण जो होता है उसका मतलब क्या होता है, पचित पोषक पदार्थों का आंत से रक्त या लिम्फ में स्थानांतरण। जो भी पचित पोषक हैं उनका आंत से रक्त या लिम्फ में स्थानांतरण, उसी को हम कहते हैं अवशोषण। दो प्रकार से पूरा होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब क्या होता है, सक्रिय एटीपी की जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो कि कहाँ से, सॉरी, सक्रिय की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है और सांद्रता प्रवणता के खिलाफ होता है, अगेंस्ट किसके, कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट की, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसके बात करें तो कौन कौन से होते हैं, एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट Na+, उनका अवशोषण किसके द्वारा होता है, सक्रिय अवशोषण के द्वारा। दूसरा कौन सा, निष्क्रिय, जो कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, जिसमें किसी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दो प्रकार का होता है, परासरण और विसरण। परासरण की बात करें तो जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की गमन होता है, उसी को बोलते हैं परासरण। विसरण की बात करें दो प्रकार का है, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड, यानी कि सरल और सुसाध्य। सरल में क्या होता है कि जो पदार्थ अवशोषित हो रहा है वो अकेले होगा, किसी प्रकार का उसका कोई वाहक नहीं होगा। लेकिन यहाँ फैसिलिटी में क्या होगा, वाहक। देखो यहाँ पर उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर, यहाँ पर किसी प्रकार का वाहक नहीं है तो वो सरल विसरण होगा। लेकिन जब वाहक के रूप में वाहक प्रोटीन का यूज होता है, वाहक प्रोटीन का यूज होता है, वाहक प्रोटीन का यूज होता है, उसको आप क्या बोलोगे, सुसाध्य परिवहन। तो सिंपल सरल विसरण के द्वारा किसका होता है, एमिनो एसिड, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट, Cl-, उनका परिवहन कैसे होता है, सरल विसरण के द्वारा। और सुसाध्य विसरण के द्वारा एमिनो एसिड और ग्लूकोज, उसका किसके द्वारा होता है, सुसाध्य परिवहन के द्वारा। फिर फैटी एसिड का, लिपिड का ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पर। लिपिड जो होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, फैटी एसिड, उनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता क्योंकि जल में आंवले होते हैं, इसलिए उनको फिर बाइल साल्ट के द्वारा छोटे छोटे जल विलय गोलिकाओं में तोड़ा जाएगा, जिसको मिसाइल कहते हैं। मिसाइल को प्रोटीन से आवृत किया जाएगा, जिसको हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। और काइलोमाइक्रोन जो होता है उसका ब्लड या लिम्फ में एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। फिर ये मुख गुहा में किस किस का पात्र होता है, आमाशय में अवशोषण, सॉरी, छोटी आंत में अवशोषण और बड़ी आंत में अवशोषण। क्लियर यहाँ तक। तो ये था अवशोषण आज के लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।